नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल। आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष सौरभ सिंह जी। सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। आप युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, बहुत सारे युवा आपको फॉलो करते हैं। ये जो बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, उसे कैसे लेते हैं? भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने, हमारे शीर्षस्थ नेताओं ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ खनिज समृद्ध राज्य है और उसमें खनिज का क्या और विकास किया जा सकता है, उसके लिए खनिज विकास निगम का गठन हुआ है और उस संदर्भ में मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि किस ढंग से हम बेहतर और अच्छा काम कर सकते हैं छत्तीसगढ़ में। और खनिज के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की सबसे ज़्यादा जो आमदनी है राज्य सरकार की, वो खनिज के रॉयल्टी से आती है और उससे ही यहाँ पर एक बहुत बड़े विकास की भूमिका बनती है। तो उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। और दूसरा, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं खनिज से जुड़े हुए, नई टेक्नोलॉजी डेवलप होती हैं, जैसे क्रिटिकल मिनरल्स की टेक्नोलॉजी है, जिसको समय समय पर उन मिनरल्स की आवश्यकता है। अभी आप देखिए, बैटरी के बाद लिथियम की जिम्मेदारी आ गई है। तो इस ढंग से चीज़ें बदलती जाती हैं, दुनिया बदल रही है। तो बहुत सारे खनिज जिसकी पहले कोई बहुत इतनी वैल्यू नहीं थी, वो अचानक वैल्यू में आ जाते हैं। और हमारा छत्तीसगढ़ खनिज से समृद्ध प्रदेश है। तो खनिज विकास निगम का मतलब यह है कि जहाँ पर प्राइवेट पार्टी जाके काम कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, बट जहाँ पर प्राइवेट पार्टीज काम नहीं कर रही हैं, वहाँ पर विकास निगम जाकर उन क्षेत्रों में काम करे, आगे बढ़ के काम करे। जब प्राइवेट पार्टीज आ गई हैं तो आगे लीड लेकर काम कर लेंगे। खनिज क्षेत्र में बहुत सारी संभावनाएं यहाँ पर हैं काम करने के लिए। और मेरे को ये जिम्मेदारी जो हमारी पार्टी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है, मैं प्रयास करूँगा कि ये कठिन डगर और कठिन राह है और इसमें बेहतर से बेहतर क्या किया जा सके, उसके लिए लगातार प्रयास करूँगा और प्रयासरत हूँ। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ को ये सौभाग्य है कि वनों से आच्छादित है हमारा छत्तीसगढ़ और खनिज से भी भरपूर है, संपूर्ण है, ऐसे में संतुलन बनाने की दिशा में भी बड़ा काम करना होगा। तो आपने कुछ रोड मैप तैयार किया है? देखिए, ये एक बहुत बड़ी विडंबना है माइनिंग से रिलेटेड, ना केवल भारत में या छत्तीसगढ़ में या पूरे विश्व में। हमको खनिज संपदा चाहिए, कोयला चाहिए बिजली उत्पादन के लिए, लोहा चाहिए लोहा उत्पादन के लिए, बॉक्साइट चाहिए एल्युमिनियम के उत्पादन के लिए। इसके बिना विकास नहीं हो सकता, इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। पर विडंबना यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो खनिज संसाधन हैं जी, वो जंगल के नीचे हैं। ये ज्योग्राफिकल सिस्टम है और ज्योग्राफिकल सिस्टम के नाम से ये ऐसी व्यवस्था है। तो उस व्यवस्था में ये बहुत फाइन संतुलन है और इस संतुलन को बना के चलना, इसके लिए लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग होती है, स्टेट गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग होती है, लगातार एजेंसीज हैं, कितने पेड़ कट रहे हैं, पेड़ के बदले कैंपा के मद से कितना फॉरेस्टेशन हो रहा है, बाकी सारी चीज़ें हैं। तो ये सारा एक थिन बैलेंस है, जो थिन बैलेंस मेंटेन करके हमको पर्यावरण को भी बचाना है और पर्यावरण को बचाते हुए खनिज संपदा की भी ज़रूरत है। उससे जो विकास के आयाम होते हैं उनकी भी आवश्यकता है। ये बहुत एक थिन बैलेंस है। उस थिन बैलेंस को निकाल कर चलना है और राज्य सरकार लगातार उस चीज़ पर चल रही है और हम लोग भी उस चीज़ पर चलेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट की बात है, सोलर एनर्जी की बात है, ऑल्टरनेटिव एनर्जीज की बात है। ये सारी चीज़ों पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी जो वाटर हार्वेस्टिंग का एक मिशन चालू करके रखा है कि आप वाटर हार्वेस्टिंग करो, ये पर्यावरण के संतुलन को लेकर एक पूरी होलिस्टिक पिक्चर पे चलना पड़ेगा। जैसे कि एक विश्वास की बात होती है, जब भी खनन की बात आती है तो बहुत सारे विरोधों का भी सामना करना पड़ता है, जिससे अशांति भी होती है। तो ऐसे में कि उनको भी रोजगार मिले, प्रकृति को भी उस तरीके से नुकसान, जो बात आप कहे कि हमको जो है समन्वय बनाना पड़ेगा, तो उस दिशा में किस तरीके से लोगों को समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि प्रकृति के साथ एक मित्रवत संबंध बनाते हुए हम खनिज का खनन करना चाहते हैं, खनिज संपदा का जो है उपयोग करना चाहते हैं। दो चीजें हैं। देखिए, जैसे खनिज में खदानें हैं। अब खदानों में एक समय अवधि होती है खदान की। समय अवधि में 10 साल, 15 साल, 20 साल खनिज खत्म हो गया। तो समय अवधि के बाद अब छत्तीसगढ़ उस स्टेज पे आ गया है कि बहुत सारी खदानें बंद हो रही हैं, उसका जितना खनिज था वो समाप्त हो गया।
तो अब उस चीज को लेकर राज्य सरकार ने बृहद योजना बनाई है कि उन क्षेत्रों में कैसे खनिज के क्षेत्रों को कैसे पाट कर, जहां पर निकाला है उसको पाट कर, उस जगह कर समतल कर वहां पर फिर प्लांटेशन करना या सार्वजनिक उपयोग के लिए उन जगहों का इस्तेमाल करना। तो एक वो पहलू है। दूसरा पहलू ये होता है कि खनिज से रिलेटेड रोजगार को कैसे सुधारा जा सके। अमूमन ये देखा जाता है कि जहां पर खनिज संपदा है, जहां पर माइंस है, वहां पर थोड़ी बैकवर्डनेस है, उतना विकास नहीं आया है और वहां पर रोजगार और एजुकेशन दोनों की समस्या होती है। तो इस चीज को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक योजना बनाई है जिसमें सीएमडीसी भी रहेगा, पीएसयूज भी रहेंगी, राज्य सरकार भी रहेगी और स्किल डेवलपमेंट का माइनिंग क्षेत्र में स्पेशलाइज्ड स्किल डेवलपमेंट के बड़े सेंटर्स बनाने की योजना है। जिस योजना से जो बच्चा, आपको पता है कि यहाँ पर इस क्षेत्र में खदान आ रहा है, ये गांव प्रभावित हो रहे हैं, इनकी जमीन प्रभावित हो रही है। जनरली माइनिंग में उतना ज्यादा गांव प्रभावित नहीं होते जितना ज्यादा जंगल प्रभावित होते हैं या शासकीय जमीन प्रभावित होती है। तो मान लीजिए गांव की शासकीय जमीन भी जा रही है, उस शासकीय जमीन में एवज में अगर 20, 25, 30, 40 जो वहाँ के नवयुवक हैं उनको हम स्किल डेवलपमेंट कर सकें। 2 साल बाद खदान आएगी तो 2 साल बाद खदान आएगी तो उनको 2 साल में हम स्किल डेवलपमेंट करके उनका स्किल अपग्रेडेशन अगर कर सकें, बहुत अच्छा। हाँ। तो स्किल अपग्रेडेशन में तो उनको हम तैयार कर देंगे। माइनिंग में बहुत सारे ऐसे होते हैं, होल पैक लोडर चलाना है, ब्लास्टर चाहिए, रिगर चाहिए, रिगिंग करने वाला आदमी चाहिए, जो अदर ऑपरेशंस के लिए आदमी चाहिए। बहुत स्किल्ड काम है, एक्सप्लोसिव्स के काम होते हैं, बहुत स्किल्ड काम होते हैं और उस स्किल्ड काम के लिए जब यहाँ पर लोग नहीं मिलते तो फिर बाहर से आके करना पड़ता है काम। तो इसलिए वो स्किल डेवलपमेंट का जो काम है उस पर एक मिशन मोड में काम किया जा रहा है और आने वाले समय में आप देखिएगा कि स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स बनेंगे, उसमें नए लोग, नई स्किल भी इम्पार्ट की जाएगी और उसके साथ साथ जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनके अपने स्किल डेवलपमेंट का अपग्रेडेशन कैसे किया जा सकता है। जैसे आप देखिए कि आईआईएम में लोग जाते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग जाते हैं, अपना अपग्रेडेशन करके आते हैं, तो वैसे अपग्रेडेशन कोर्सेज भी होंगे, बाकी तरह के भी कोर्सेज होंगे। तो माइनिंग सेक्टर जो कि छत्तीसगढ़ का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, तो उसमें स्किल डेवलपमेंट का काम के लिए एक अलग से पूरी योजना बनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये काम उनके नेतृत्व में चालू हुआ है। जी, सुशासन जो त्योहार चल रहा है उसे आप कैसे लेते हैं? इससे कितना लाभ जनता को मिलेगा? सुशासन त्योहार एक बहुत अच्छी पहल है। हम जब जनता के बीच में जाते हैं तो ये सुशासन त्योहार में पहली बार सरकार ने ऐसा किया कि सारी चीज ऑनलाइन है, सारा सिस्टम ऑनलाइन है। 2 कैटेगरी उसमें बनाई गई है, एक आवेदन की कैटेगरी है और एक शिकायत की कैटेगरी है। आवेदन की जो कैटेगरी आ रही है वो अमूमन जो देखा जा रहा है वो 60 से 70% आवेदन प्रधानमंत्री आवास के लिए है, क्योंकि पिछली सरकार ने प्रधानमंत्री आवास बनाया नहीं और हमारी सरकार लगातार प्रधानमंत्री आवास दे रही है। तो लोगों की आशा अपेक्षा है कि हमको प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। तो एक बार तो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास आएगा, उसके बाद प्रधानमंत्री आवास 2 की भी सर्वे चालू हुई है। तो मैक्सिमम जो मांग है वो प्रधानमंत्री आवास की, और जो छोटी छोटी मांगे हैं, कहीं पर बिजली का खंभा लगा हुआ है, कहीं पर ट्रांसफार्मर उड़ गया है, नहीं चेंज हो रहा है, ऐसी बहुत सारी चीजें सुशासन त्योहार में सुधर जा रही हैं तत्काल प्रभाव से। किसी का राशन कार्ड नहीं बना है या राशन कार्ड में नाम कट रहा है, नाम नहीं कट पाया है, तो वो सारी चीजें सुशासन त्योहार में ऑन द ग्राउंड सुधर जा रही हैं। सुशासन त्योहार की एक बहुत अच्छी चीज है कि जितनी भी शिकायतें हैं उन शिकायतों को एक कोड नंबर दिया गया है। उस कोड नंबर का निराकरण जब तक नहीं होगा तब तक वो पोर्टल पे आएगा नहीं, रजिस्टर नहीं होगा। तो एंड ऑफ द डे सुशासन त्योहार के बाद भी सरकार को ये समझ में आ जाएगा कि कितनी शिकायत, कितने आवेदन कहाँ कहाँ पर आए और उन आवेदन में कितना प्रतिशत हमने निराकरण किया। तो एक तरह से सरकार के लिए ये एक आईना भी है और भविष्य के लिए रोड मैप भी बन जाएगा कि हमको आखिर क्या करना है और किस तरह की शिकायतें आ रही हैं। जैसे राजस्व की शिकायतें आ रही हैं तो राजस्व शिकायतों को लेकर सरकार ने एक नया पहल की कि 10 चेंजेस किए रजिस्ट्री और रजिस्ट्री के बाद के सिस्टम में। तो वो समझ में आया कि राजस्व के एरिया को एड्रेस करने की आवश्यकता है। तो सुशासन त्योहार का मतलब यह है कि हमको समझ में आना चाहिए ये समस्याएं एवर गोइंग है, कहीं पर कोई समस्या होती है, कहीं पर कोई समस्या होती है, पर बहुत सारी ऐसी समस्या होती है जो सिर्फ बैठ के निराकरण करने की समस्या है। वो बहुत सारा निराकरण, त्वरित निराकरण होते जा रहा है। क्योंकि पोर्टल में है तो सबको पता है कि पोर्टल में ओपन गेम है और वो कितने निराकृत हुए, कितने प्रतिशत निराकृत हुए, किस जिले के कितने हुए, किस विकास खंड के कितने हुए, किस विभाग के कितने हुए, वो सारी चीजें क्लियर कट आ जा रही हैं पोर्टल पे। तो वो कंप्यूटराइज सिस्टम जो है वो सिस्टम आगे भी सारी चीजों को पारदर्शी और खुला रखेगा। अभी छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर बड़ी चर्चा होती है। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं, चाहे बिलासपुर का क्षेत्र हो, रायगढ़ हो, कलतरा के आसपास का क्षेत्र हो,
जहां पर बार बार धर्मांतरण को लेकर बात आती है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और आपके माध्यम से क्या पहल की जा रही है जिससे धर्मांतरण को रोका जा सके? माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से इस बात को कहा है कि धर्मांतरण को लेकर एक अलग से बिल आएगा, और वो अलग से जो बिल आएगा धर्मांतरण रोकने के लिए बिल आएगा। दूसरी चीज क्या है, धर्मांतरण दो तरीके से, एक तो शासकीय सिस्टम से धर्मांतरण रुकेगा, दूसरा जन जागरूकता से धर्मांतरण रुकेगा। अभी समस्या यह है कि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि जब वो धर्मांतरित हो जाते हैं तो धर्मांतरित होने के बाद उनका जो स्टेटस चेंज होता है, वो स्टेटस अगर उनका चेंज हो जाता है तो जो धर्मांतरण कराते हैं वो तो उनको प्रलोभन देकर किसी तरह से धर्मांतरित कर देते हैं उनको, पर 15 साल 10 साल बाद उनको समझ में आता है कि हम धर्मांतरित हो गए तो हमारा स्टेटस चेंज हो गया। हमारा स्टेटस अगर चेंज हो गया तो हम बहुत सारी सरकार, विशेषकर आरक्षण और सरकार के बहुत सारे पहलुओं से बाहर आ जाते हैं। इसके लिए एक जागरूकता का अभियान लगातार चलाया जा रहा है और उनको यह बताया जा रहा है कि धर्मांतरण से आपको भविष्य में आने वाले आपको और आपकी पीढ़ियों को क्या लीगल समस्याएं आएंगी। बहुत टेक्निकल और लीगल मामला है। जिस चीज को जो धर्मांतरण करते हैं वो अपने फायदे के लिए छुपा देते हैं उस बात को, और जो व्यक्ति धर्मांतरित होता है और जो परिवार धर्मांतरित होता है उसको जो नुकसान होता है लीगली आने वाले समय पर, वो बहुत कठिन होता है। तो इस सारे चीज के लिए एक जन आंदोलन और एक बाकी चीज चली रही है। नक्सल उन्मूलन की दिशा में हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। पहली बार ऐतिहासिक कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो पहले कभी नहीं हुई हैं, लेकिन उस पर भी जो है राजनीति हो रही है। उस पर भी कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हमारे समय का रोड मैप बनाया हुआ है। ये कहना कि इस बात का भी हमको ध्यान रखना होगा कि मासूम लोग जो है वो उसमें ना शिकार हो जाएं इस टाइप की चीज़ों का। तो आपका क्या कहना है, जो अभियान या जो बातें गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री अमित शाह यहाँ बोलकर गए थे, उसी दिशा में पूरी सरकार चल रही है और अमल होते हुए दिख रहा है? माननीय देश के हमारे गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी ने स्पष्ट इस बात को बोला है और समय तारीख सीमा भी तय की है कि नक्सलवाद कब समाप्त होगा। कश्मीर की जो समस्या थी, जो कांग्रेस पार्टी आज तक हल ही नहीं कर पाई, समस्या का क्रिएशन भी उन्हीं का था और उसके बाद हल भी वो नहीं कर पाए। उसको किस तीव्र गति से और किस ढंग से हमारी केंद्र की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने समस्या सुलझाया। यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर और जो अटैक हुआ, टेररिस्ट अटैक, उसके बाद आप देख सकते हैं आज कश्मीर कैसे भारत के साथ फुल्ली इंटीग्रेटेड है। आज कोई भी घटना नहीं है वहां से वो बोल रहे हैं आप भारत के लोग आओ, हमारे साथ आओ, तो कहीं पर भी कोई समस्या ही नहीं है। उसी तरह से जो सेकंड मिशन मोड में नक्सलवाद, जो रेड कॉरिडोर थी, और रेड कॉरिडोर को खत्म करने के लिए जिस ढंग से प्रयास माननीय गृह मंत्री जी का किया जा रहा है, उस रेड कॉरिडोर पे कांग्रेस अगर नेतागिरी कर रही है, रेड कॉरिडोर भी उन्हीं का क्रिएशन है। और आज उसको अगर समाप्त हो रहा है तो उनको ये समझ में आ रहा है कि ये श्रेय फिर इनको ना मिलो। तो बोलते थे कभी कश्मीर की समस्या हल ही नहीं हो सकती, और आज कश्मीर सुधर गया, सदमीज की समस्या हल हो गई। इसी तरह नक्सलवाद भी, जो क्षेत्र नक्सलवाद से क्षेत्रों का उन्मूलन हो रहा है, और आप देख सकते हैं कैसे लोग लगातार सरेंडर कर रहे हैं, मुख्य धारा में आ रहे हैं, लोगों कर रहे हैं। तो उनको जो गुमराह करके ये लेफ्टिस्ट ताकतें जो उनको गुमराह करके उनका उपयोग कर रही थी, उनको रियलाइज हो रहा है कि इस विचारधारा में, इस सोच में कोई अच्छाई नहीं है, कोई प्रोग्रेस नहीं है। तो अब वो फिर से आ रहे हैं और आप देखिएगा कि जो क्षेत्र नक्सलवाद से उन्मूलित होकर बाहर आएंगे वहाँ अलग ढंग से विकास होगा, एक अलग नया ऊर्जा का वहाँ पर संचार होगा। एक बात जाननी थी कि जिस तरीके से आप जनता से जुड़े रहते हैं, आज भी क्षेत्र में उतना ही समय देते हैं, लेकिन जब आप चुनाव हार गए और हारने के बाद कई बार ऐसा होता है आदमी मायूस हो जाता है, उदास हो जाता है, लेकिन आपने क्षेत्र में और भी समय बिताना शुरू कर दिया। ये क्या पॉलिसी है आपकी? शुरू में तो थोड़ा सा चुनाव हारने के बाद मैंने 15 साल उनके बीच में काम किया जनप्रतिनिधि के रूप में, उसके पहले भी काम किया मैंने लगातार। थोड़ी तो मायूसी होती है हारने के कारण, और आदमी को रियलाइज होता है कि मैं क्यों हार गया। एक अच्छी चीज़ हारने के बाद ये भी होती है कि आदमी बहुत सारी अपनी गलतियों को भी रियलाइज करता है कि कई बार हम गलत तो नहीं चले। आत्म आकलन करना चाहिए, दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से बेहतर है कि अपने ऊपर आत्म आकलन करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे कि परिवार के सदस्य से चुनाव लड़ना बड़ा कठिन हो जाता है, आपने वो भी फाइट किया। तो राजनीति में कई बार जो है विचारधारा अलग अलग होना और एक प्रकार से सामने वाला व्यक्ति भी आपके परिवार के सदस्य होना, ये कितना कठिन हो जाता होगा? नहीं, वो चुनाव बहुत कठिन था, इसलिए कि आप अपने परिवार के बीच में ही लड़ रहे हैं।
विचारधाराएं अलग हैं, सोच अलग है, तो वो चुनाव लड़ना बहुत कठिन हो जाता है। आपके अपने भाषा पर संयम रखना, शब्दों पर संयम रखना, और उसके अब दूसरी और कठिनाई ये होती है कि जो समर्थक होते हैं और विशेषकर जो परिवार के समर्थक होते हैं उनकी भी स्थिति बहुत असमंजस की हो जाती है। और उस असमंजस की स्थिति अभी तक जारी है। धीरे धीरे अब क्या होता है, समय जाता है तो चीज़ें थोड़ी बेहतर होती जाती हैं। विशेषकर जो समर्थक लोग हैं उन लोग के बीच में बस असमंजस जो खाई खींचती है बहुत समय लेता है उस खाई को पाटने में। और उस प्रयास मैंने भी प्रयास किया और अगले ने भी प्रयास किया कि कोई ऐसी हम लक्ष्मण रेखा को पार ना करें, पर चुनाव तो चुनाव होता है और बड़ा ये बहुत असमंजस की स्थिति होती है और काफ़ी कठिन होता है ये सारी चीज़ें। उस परिस्थिति में चुनाव लड़ना, मैं कभी अपने जीवन में नहीं सोचा था कि ऐसा भी कोई चुनाव देखना पड़ेगा। आप इतने पढ़े लिखे व्यक्ति, राजनीति में आप कैसे आए? मतलब राजनीति की तरफ आपकी रुचि कैसे हुई? मैं यूपीएससी का 3 बार मैंने यूपीएससी की परीक्षा लिखी, 2 बार यूपीएससी का इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में ना होने के बाद मैं वापस अकलतरा आया। वहाँ पर खेती करता था, लोगों के बीच में उठना बैठना था। पढ़े लिखे होने के कारण, एक्सपोजर होने के कारण जनता की मदद करते थे, कानून कायदा को जानते थे, तो लोगों को बोलते थे नीचे स्तर में कोई पटवारी का काम है, तहसीलदार का काम है, ये काम है, वो काम है, तो जनता की मदद कर देते थे। जनता की मदद करते करते लोगों के बीच में आना जाना, उठना बैठना, शादी में जाना, ब्याह में जाना, तो इस ढंग से घूमना फिरना भी होता था। कॉन्स्टिट्यूंसी में भी घूमते फिरते रहते थे। धीरे से लोगों ने मांग की कि भैया आप क्यों नहीं लड़ जाते विधानसभा चुनाव। तो हमने भी सोचा कि ठीक है, लड़के देखते तो हैं विधानसभा चुनाव, ये क्या कैलकुलेशन है, क्या कहानी है। तो उस कोई विशेष वो नहीं था, पर जनता से जुड़ाव था, जनता से प्यार था, लोगों तक सीधी पहुंच थी, तो उस कारण चुनाव भी जीता, पहला चुनाव, और उसी कारण चुनाव भी लड़ा मैं। जी, तो जैसे कि अंतर क्या समझ में आया? जैसे आप यूपीएससी की तैयारी, मतलब आपके जीवन का एक लक्ष्य रहा होगा प्रशासनिक सेवा में जाना है, लेकिन आपको इस तरीके से राजनीति में आना, फिर जनप्रतिनिधि बन जाना, तो इस अंतर को आपने महसूस किया कि वो चीजें अंदर आपके काम आ गई जो आप पहले तैयारी किए हुए थे, या जो ज्ञान था? 2 चीजें होती हैं कि यूपीएससी में जो आप पढ़ते हैं और जो तैयारी करते हैं, वो तैयारी जीवन भर कहीं ना कहीं आपके काम आती है। ज्ञान तो कहीं ना कहीं काम जरूर आएगा। और एक अच्छा जनप्रतिनिधि होने के लिए मेरे को बहुत मदद किया वो यूपीएससी की जो मेरी पढ़ाई थी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो टेक्निकल चीज़ें थी जो वहाँ पर हम यूपीएससी में पढ़े, बहुत सारी सरकार की योजनाएं थी जिनके बारे में पढ़ते थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो इकोनॉमिक्स की चीज़ें थी जो पढ़ते थे। ठीक है, जो अगर यूपीएससी की परीक्षा नहीं देते तो शायद कभी नहीं पढ़ते। तो वो सारी चीज़ों की वो, उसके बाद फिर बजट क्या होता है, तो फाइनेंशियल पॉलिसीज क्या होती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो यूपीएससी में पढ़े, उसको जनप्रतिनिधि होने के बाद साक्षात देखने को मिला उस चीज़ को। जिस चीज़ को किताबों में पढ़े थे वो साक्षात देखने को मिला। जी, जैसे कई बार ऐसा होता है कि जब हम राजनीति करने जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है, ठीक है आपकी पृष्ठभूमि रही है, पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति से जुड़ी रही है, लेकिन जब आप इस तरीके से जब अपना निर्णय लेते हैं कि अब मुझे ये काम करना है, तो इसमें सबसे अधिक सहयोग किसका मिला? घर परिवार में सबका कितना सहयोग मिला? पहले इनिशियल फेज में मेरे फादर ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। उनका ये कहना था कि तुमको जो जीवन में करना है करो, और हम आपके पीछे खड़े हैं। और यूपीएससी की परीक्षा देना भी एक एक्सीडेंटल निर्णय था। मैं पढ़ाई में अच्छा था, तो मैं यहाँ राजकुमार कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाने के बाद रिजल्ट अच्छा आया, पढ़ाई अच्छी थी, बहुत हमारे साथ के लोग यूपीएससी दे रहे थे, तो हमने भी सोचा यार यूपीएससी देना चाहिए, तो भारत का सबसे अच्छा एग्ज़ाम होता है, सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है, चैलेंज है, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो चैलेंज को एक्सेप्ट करके उसका हमने एग्ज़ाम दिया। मेरे फादर ने उस स्टेज पे मेरे माँ ने और मेरे फादर ने सपोर्ट किया कि आपको जीवन में जो अच्छा लगता है वो करो, और उसमें कहीं पीछे नहीं हटना चाहिए। बाद में सेकंड स्टेज में मेरी पत्नी ने मेरे को सपोर्ट किया। जो भी मैंने किया ब्लाइंडली मेरे साथ खड़ी रहती थी। मेरे मदर फादर का तो देहांत हुए 10 साल हो गए हैं, 10-11 साल हो गए हैं, तो उसके बाद तो वही, मेरा भाई नहीं है कोई,
तो वही मेरे साथ लगातार खड़ी रहती थी कि ठीक है, जो है निर्णय उसको करेंगे, अच्छे से करेंगे। शादी किस वर्ष में हुई आपकी? मेरी शादी 2000 में हुई। तो जी इस साल 25वां साल है। जी, अरे वाह, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हम सबकी ओर से। आप ये बताएं कि जब शादी हो गई, आप राजनीति में आ गए, तो समय कैसे दे पाते थे परिवार को? नहीं, परिवार को तो बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाते थे। जब मैं विधायक बना तो मेरे 2 बेटे हैं, तो उनमें से एक बेटा तो 3 ही साल का था, और तो उनकी परवरिश में लेकर सिर्फ मेरी वाइफ का ही योगदान था। हम तो सुबह से निकल के रात को वापस घर आते थे। कभी कभी तो 2-2, 3-3 दिन बच्चों के चेहरे नहीं देखते थे, क्योंकि हम जब आते थे तब वो सो जाते थे, और सुबह हम जब सो के उठते थे तब तक वो स्कूल चले जाते थे। तो ऐसी प्रक्रिया रहती थी। तो उन्हीं का विशेषकर योगदान था। और राजनीतिक जीवन में एक सबसे बड़ी जो चुनौती होती है वो होती है कि सबसे ज्यादा जो कुर्बानी देता है वो आपका परिवार देता है। उनके पास, हमारे पास कोई टाइम नहीं, कोई सैटरडे नहीं, कोई संडे नहीं। यहाँ तो ऐसा नहीं है कि आज शनिवार है तो छुट्टी है, इतवार है तो छुट्टी है। कोई भी काम आ गया, किसी समय आ गया तो जाना है। 11 बज रहा है, 12 बज रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे बच्चे का जन्मदिन है पर उस दिन कोई कार्यक्रम है तो हम ही 9 बजे 10 बजे घर पहुंच रहे हैं। नहीं, मेरे साथ ही नहीं, सारे राजनीतिक लोगों के साथ ही होता है। तो राजनीति में सबसे ज्यादा अगर कोई कुर्बानी देता है तो राजनीतिक लोगों के परिवार के लोग कुर्बानी देते हैं। जीवन में आपने अपना रोल मॉडल किन्हें बनाया, किनको आप मानते हैं? एक तो रोल मॉडल मेरे कहीं ना कहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। जिस ढंग से उन्होंने भारत को बदला है, जिस शिद्दत के साथ वो काम करते हैं, वो शिद्दत। कुर्ता भी आपने लगभग वैसे ही पहने, इस टाइप का? नहीं, कुर्ता तो हाँ उनके जैसा है। कुर्ता ये थोड़ा कंफर्टेबल भी होता है गर्मी के समय कुर्ता। तो जिस शिद्दत के साथ वो काम करते हैं, और आप हर क्षेत्र में अगर बारीकी से अध्ययन करिए तो भारत कैसे बदला है, और उनका जो कमिटमेंट है और जो डीप डाउन तक कमिटमेंट है वो बाद के समय में रियलाइज होता है। तो वो एक बहुत बड़े रोल मॉडल हैं, और आने वाली पीढ़ियां इस चीज को रियलाइज करेंगी कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो इस ढंग से भी काम कर सकता है। 18 घंटे काम करना, कभी छुट्टी नहीं लेना, 365 दिन काम करना, और भारत का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छूटा है जिस क्षेत्र पर काम नहीं हुआ है। कुछ सवाल, क्योंकि हमारी जो चर्चा है वो अंतिम पड़ाव में है। खाने में आप क्या पसंद करते हैं? खाने में मैं हर तरह का खाना खाता हूँ, नॉनवेज भी खाता हूँ, उसमें कोई परहेज नहीं है। और प्रिय खाना जो है? सादा खाना खाता हूँ मैं। जनरली मुझे खिचड़ी बहुत पसंद है, तो दही, खिचड़ी, रायता, इस तरह की चीजें चॉइस में मैं खाता हूँ। धर्मपत्नी जो बनाती है वो कौन सा अच्छा लगता है? धर्मपत्नी बहुत सारा खाना बनाती है, नॉनवेज भी अच्छा बनाती है धर्मपत्नी। वो हिमाचल की रहने वाली है, तो हिमाचल में वहाँ पर एक आलू बनता है, खसखस आलू बोलते हैं उसका, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक हिमाचली रायता होता है जिसको हिमाचली में रेड़ू बोलते हैं। अच्छा। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कपड़े में जो आपको अच्छा लगता हो पहने, वैसे तो आप लोग सब राजनेता हैं, तो राजनेता लोग ज्यादातर जो है कुर्ता, इस तरीके का जो वस्त्र है, कपड़ा है, वो पहनते हैं। लेकिन एक कपड़ा होता है जो पहनने में बड़ा आनंद आता है, मजा आता है कि हाँ ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद है, वो कौन सा? आप तो इतने लंबे अरसे में आदत हो गई कुर्ता पजामा पहनने की। हाँ, कभी कभी चेंज के लिए जीन्स टी शर्ट पहन के भी घूमते हैं, उसमें भी मजा आता है। और जीन्स टी शर्ट पहनने में ये होता है कि बहुत बार लोग हमको पहचानते नहीं, तो और अच्छा ही होती है। बहुत अच्छी बात है। कई बार क्या होता है कि नहीं पहचानना भी अच्छा होता है। ठीक कह रहे हैं। तो इसलिए जब छुट्टी में या कहीं पर किसी दिन संडे को, किसी दिन रिलैक्स करने का मूड है या घर में आराम से कहीं घूमना है, तो मैं कभी कभी जीन्स टी शर्ट पहन के भी घूमता हूँ। तो कुछ ऐसा लगता है कि थोड़ा यंग भी हैं। हाँ। थोड़े बचपन की यादें आती हैं, थोड़ा कुर्ता पजामा में फॉर्मेलिटी ज्यादा हो जाती है। ठीक कह रहे हैं। बुक पढ़ना वाला, पुस्तकें पढ़ना बड़ा आपको बहुत पसंद है। अभी कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हैं आप? मैं लगातार बहुत सारी किताबें पढ़ता रहता हूँ। वाइल्ड लाइफ मेरे इंटरेस्ट का टॉपिक है। तो अभी फिलहाल जो किताब पढ़ रहा हूँ, तो वो किताब का नाम, अभी मैंने 2 दिन पहले एक किताब खत्म की, उसका नाम था क्राई ऑफ कालाहारी। कालाहारी डेजर्ट पे एक रिसर्च टीम ने वाइल्ड लाइफ में क्या काम किए, उनकी एक किताब थी। अमेरिकन रिसर्च टीम थी, नेशनल ज्योग्राफिक की। तो उनकी किताब पढ़ रहा हूँ। अभी 2 किताब में पढ़ रहा हूँ, पैरेलली 2 किताबें पढ़ता हूँ। तो एक किताब में पढ़ रहा हूँ कि केनिया में जो मसाई मारा है उसमें मार्श
प्राइड करके एक मार्च प्राइड है जिसमें बीबीसी ने एक बहुत बड़ी स्टोरी बनाई थी, बिग कैट डायरी। तो उनके जो बिग कैट डायरी वालों की किताब है वो पढ़ रहा हूँ। और एक किताब बायोग्राफी है जो जेलेंस्की के ऊपर है, यूक्रेन में। अच्छा। हाँ, वो उनकी बायोग्राफी पढ़ रहा हूँ जेलेंस्की के ऊपर। तो 2 किताबें भी पढ़ रहा हूँ। मैं लगातार, मैं अपना एक रूटीन मैंने बना के रखा है कि आधा पौना घंटा में किताब पढ़ता हूँ। मेरे मोबाइल में नेटफ्लिक्स नहीं है, मैं नेटफ्लिक्स और डाउनलोड करके देता। अगर मूवी देखने का कभी मन होता है तो हॉल में जाके देखता हूँ। कौन सी मूवी अभी आपको पसंद आई हाल फिलहाल में? हाल फिलहाल तो लास्ट अभी मैंने मूवी देखी थी, जोरा मॉल खुला है, तो उसमें वो रेड 2 करके अजय देवगन जी की पिक्चर थी, वो हाल फिलहाल देखा। 2-3 महीने में कोई पिक्चर जिसका बहुत अच्छा नाम आता है वो देख लेते हैं। जनरली बहुत लोग नेटफ्लिक्स में पिक्चर देखते हैं, डाउनलोड करके पिक्चर देखते हैं। मैं हॉल में देखता हूँ पिक्चर, और अगर प्लेन में ट्रैवल करता हूँ तो मैं किताब पढ़ता हूँ। और बड़ी आपको एक असहज बात बताता हूँ कि आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले मैं एक बार रिसर्च करता हूँ कि प्लेन में कभी ऐसा मौका होता है चढ़ के, तो 90% लोग कोई किताब नहीं पढ़ता। 90% लोग, सब लोग मोबाइल में कुछ न कुछ देखते हैं। और वो कहते हैं 10% लोग ही हैं जो किताब पढ़ते हैं। और वो सबसे अच्छा टाइम होता है प्लेन में किताब पढ़ने का। कोई आपको डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई मोबाइल का फोन नहीं बजेगा, कोई चीज नहीं है, तो आप कंसंट्रेट करके किताब पढ़ सकते हैं। या कभी आप प्लेन में वेट कर रहे हैं प्लेन पकड़ने के लिए, तो अपना आराम से कोने में बैठकर आप किताब पढ़ सकते हैं। और किताब, मेरा मानना है कि आपके सबसे अच्छे मित्र होते हैं। और एक चीज जरूर इस चुनाव के हारने के बाद मैंने सीखा, और वो मेरे को बहुत आत्मबल दिया, कि रोज मेरी पूजा के बाद मैं गीता पढ़ता हूँ। बहुत अच्छा। और वो जिंदगी का बहुत बड़ा सहारा है। उससे अच्छी ना कोई किताब है, ना उससे अच्छा कोई मित्र है, ना उससे अच्छी कोई साधन है। जी, हमारे साथ थे सौरभ सिंह जी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी जिंदगी से जुड़ी बहुत सारी बातें आपसे शेयर की। साथ ही उन्होंने बताया कि पुस्तक पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, और किस तरीके से वो जनसेवा करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं, उस दिशा में भी उन्होंने बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। धन्यवाद आपका।